के 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। चुनाव आयोग ने दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर इसकी घोषणा की। चुनाव आयोग की घोषणा के साथ ही पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में चुनावी शंखनाद हो गया है। इन सभी चुनावी राज्यों में तत्काल प्रभाव से आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद अब सरकारें किसी भी नई योजना या लोक लुभावन घोषणा नहीं कर सकेगी। बंगाल में इस बार ममता की प्रतिष्ठा दांव पर है, तो दक्षिण भारत में क्षेत्रीय दलों और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। भारत के 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। असम की कुल 126 सीटें, पश्चिम बंगाल की कुल 294, तमिलनाडु की कुल 234, केरलम की कुल 140 सीटों और पुडुचेरी की कुल सीटें 30 बार चुनाव होने हैं। इन राज्यों में कहीं सत्ता बचाने की चुनौती है, तो कहीं पहली बार इतिहास रचने की कोशिश। देश के इन 5 राज्यों के चुनावी नतीजे और राजनीतिक गतिविधियों का सिर्फ सूबे की सियासत ही नहीं तय करेगा, बल्कि देश की दशा और दिशा भी तय करेगा। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरला में ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी अब तक सत्ता में नहीं आ सकी है, जबकि असम में तीसरी बार और पुडुचेरी में दूसरी बार सत्ता में आने को बेताब है। ऐसे में बंगाल से लेकर केरल और तमिलनाडु तक किस तरह की चुनौती है और क्या इन राज्यों के सियासी गणित क्या है, एक एक करके ग्राफिक से जरिए समझाएंगे। उससे पहले 5 राज्यों के चुनाव तारीखों पर नजर डाल लेते हैं। 5 राज्यों का चुनाव स्केड्यूल। राज्य पश्चिम बंगाल की 294 सीटों पर 2 फेज में 23 और 29 अप्रैल को वोटिंग होगी। तमिलनाडु में 234 सीटों पर 1 फेज में 23 अप्रैल को मतदान होगा और असम में 126 सीटों पर 1 फेज में 9 अप्रैल को मतदान होगा। वहीं केरल की 140 सीटों पर 1 फेज में 9 अप्रैल को चुनाव होगा और पुडुचेरी में 30 सीटों पर 1 फेज में 9 अप्रैल को चुनाव होगा। तमिलनाडु में सिंगल फेज में 23 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। वहीं बंगाल में 2 फेज 23 और 29 अप्रैल को वोटिंग होगी। साथ ही 3 राज्य केरल, असम और पुडुचेरी में सिंगल फेज यानी कि 9 अप्रैल में वोटिंग होगी। रिजल्ट 4 मई को सामने आएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि 5 राज्यों यूटी में 17.4 करोड़ मतदाता और 824 सीटें हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि पिछले 12 महीनों में चुनाव आयोग ने पारदर्शिता लाने के लिए कई नए प्रयोग किए हैं। पहला था SIR, जिसमें ये सुनिश्चित किया गया कि कोई भी अयोग्य व्यक्ति वोटर लिस्ट में ना रहे। दूसरा, मोबाइल फोन पोलिंग स्टेशन के बाहर ही रखा जाएगा। वोट देने के बाद उसे वापस ले सकेंगे। My dear electors of Assam, Kerala, Puducherry, Tamil Nadu and West Bengal. During the past few days, the Commission visited all the poll-bound states for reviewing the preparedness for the ensuing assembly elections. During these visits, the Commission met all the recognized political parties and received their suggestions. The Commission also met the district electoral officers, the SPs, the IGs, the DIGs and nodal officers of all the enforcement agencies. साल 2021 में इन सभी 5 राज्यों के चुनाव का ऐलान 26 फरवरी को किया गया था। पिछली बार बंगाल में 8 चरणों में चुनाव हुए थे। असम में 3 और तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में सिंगल फेज में वोटिंग हुई थी। 5 विधानसभाओं का कार्यकाल मई में खत्म हो रहा है। तारीखों के ऐलान के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 326 चुनाव आयोग को ये दायित्व देता है कि वो पात्र लोगों को मतदाता सूची में रखे, जो मतदाता 18 साल के हैं, भारत के नागरिक हैं। आचार संहिता लागू होने के बाद अब कोई राज्य नई घोषणा नहीं कर सकता है। हिंसा को चुनाव आयोग बर्दाश्त नहीं करेगा। अभी तक जो घटनाएं हुई वो आचार संहिता लागू करने के पहले हुई।
आज के बाद एक्शन लिया जाएगा। देखिए, चुनाव आयोग के बहुत सारे फैसले और ज्ञानेश कुमार जी के खास तौर से जो फैसले हैं वो बहुत विवादित रहे हैं और उन्होंने पूरी चुनावी प्रक्रिया को एक मजाक बना दिया है। पूरे देश के अंदर अगर आप देखेंगे, राज्य दर राज्य इन्होंने एसआईआर के नाम पे लाखों करोड़ों लोगों के वोट काटे और भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने का काम किया। तो एक तो ये बात है कि उनके खिलाफ हम लोगों ने नोटिस दिया है इम्पीचमेंट का, जो हमारे ज्ञानेश कुमार जी जो सीसीएम के खिलाफ। दूसरा, जो जिन्होंने अपने अपने राज्यों में काम किया है, जिन पार्टियों ने जनता के बीच में जाके मेहनत की है, सेवा की है, वो जीतेंगे। और जो लोग नफरत फैलाने वाले लोग हैं, जो इस देश को कष्ट दे रहे हैं, आप देखिए अभी गैस की जो समस्या जो किल्लत पैदा हुई है, ये प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी ने पैदा की है। अपने दोस्त अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए उसने गैस का दाम 3 गुना कर दिया। तो ये जो संकट पैदा हुआ है, इसके कारण से मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त चुनाव में नुकसान होगा और इस बात को शायद बीजेपी भी समझती है और देखिए क्या करते हैं वो लोग। कुछ तो कुछ खेल अपना करेंगे, लेकिन कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूँ कि चुनाव में जो स्थितियां हैं उसमें बीजेपी को भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल की सत्ता पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 15 सालों से काबिज है। साल 2026 के चुनाव में अगर वो फिर से जीतती हैं तो ममता बनर्जी लगातार चौथी बार मुख्यमंत्री बनेगी। ऐसा करने वाली ममता देश की पहली महिला मुख्यमंत्री होंगी, लेकिन इस चुनाव में उनके सामने बीजेपी मुख्य चुनौती बनी हुई है। ममता बनर्जी साल 2011 से पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज है और टीएमसी लगातार 3 विधानसभा चुनाव जीत चुकी है। ऐसे में ममता बनर्जी की कोशिश लगातार चौथी जीत के लिए तो बीजेपी हर हाल में जीत हासिल करने के लिए बेताब है। बंगाल विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 7 मई 2026 को खत्म हो रहा है। बंगाल में कुल 294 विधानसभा सीटें हैं। साल 2021 के चुनाव में टीएमसी ने 213 सीटें जीती थी, तो बीजेपी को सिर्फ 77 सीटें मिली थी। ऐसे में ममता बनर्जी के लिए अपनी सत्ता को बचाए रखने की परीक्षा तो है ही, तो लेफ्ट और कांग्रेस को अपने सियासी वजूद को बचाए रखने का चुनाव भी है। 4 मई को कल बहुत बड़ी सभा की प्रधानमंत्री मोदी जी ने, उसकी जो हवा लहर, वहाँ मेरे बहुत बंगाली फैंस हैं, बिहार यूपी के फैंस हैं और सभी लोगों का यही कहना है, मानना है कि इस बार स्वीप करेगी भाजपा। इस बार भाजपा बंगाल में सनातनी झंडा फहराएंगे, भाजपा का झंडा फहराएंगे। वाह। और जो पाकिस्तानी झंडा है वहाँ पर बहुत सारे इलाकों में वो सब हट जाएगा। तो 294 सीटें तो कितनी सीटें ला रहे हैं? हम कह रहे हैं इस बार हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, बहुमत की सरकार होगी। हम भी प्रचार में वहां जा रहे हैं, हमारी भी ड्यूटी लगी है। आप देखिएगा इस बार बंगाल भाजपा जीत रही है और दावे के साथ कह रहा हूं। और बहुत जगह हम लोग, असम में हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, केरल में हमारी सीटें बढ़ेंगी, तमिलनाडु में, मैं पौंडीचेरी भी गया था अभी संगठन के काम से, पौंडीचेरी में भी माहौल काफी अच्छा है। इस वक्त मोदीमय हो चुका है पूरा भारत इन 5 राज्यों को लेकर। ये बात आप मेरी ऑन रिकॉर्ड रखिएगा। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा चुनौती टीएमसी इसलिए हो गई है क्योंकि कांग्रेस और वाम दल राज्य में पस्त हो चुके हैं, जिनका वोट उसकी तरफ आने से ज्यादा टीएमसी की तरफ गया है। पिछले 2 चुनावों में बीजेपी का वोट प्रतिशत सिर्फ 1.5% बढ़ा, तो वहीं तृणमूल ने 3% से ज्यादा वोट हासिल किया है। इसके बावजूद ममता बनर्जी के 15 साल तक सत्ता में रहने के चलते सत्ता विरोधी लहर भी है, जिसे बीजेपी इस बार हर हाल में भुनाने की कोशिश में लगी हुई है। चुनाव के तो आगाज होने ही थे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन हमारा ये कहना है कि 60 लाख लोग पहले और 60 लाख लोग अभी जो जेन्युइन मतदाता हैं, जो असली मतदाता हैं, उनके नाम काटे गए हैं। वो नाम पूरी तरीके से वापस जो जेन्युइन लोग हैं उनके नाम जुड़ने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का भी इसी प्रकार का आदेश है। साथ ही साथ कितना भी प्रयास कर ले भारतीय जनता पार्टी, 2 लाख करोड़ रुपए उससे ज़्यादा ही हमारे उन्होंने 2022 से रोक के रखे हुए हैं। बहुत प्रयास किया है कि किसी तरीके से लोगों को दबाया जाए, लेकिन उसमें कोई असर
लोगों के बीच में 1% भी नहीं है। एलपीजी गैस की लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने वाले हैं, कमी हो रही है। जिस प्रकार से परिस्थिति बनी है, हमारे देश के प्रधानमंत्री प्रचार मंत्री की तरह घूम रहे हैं। देश में पार्लियामेंट में आके एक बार भी आकर उन्होंने जवाब नहीं दिया है। और इस बार ऐसा मुंह का खाएगी बंगाल में कि चुनावों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की वो दोबारा फिर वहाँ लड़ने का प्रयास नहीं करेगी। और ये सभी जानते हैं कि पहले आज जो भारत में सुनाई देता है या दिखाई देता है वो 2 महीने पहले 3 महीने पहले ही बंगाल में हो गया रहता है। तो बंगाल की इस जीत 2026 में जो जीत होगी वो 2029 का आगाज होगी भारतीय जनता पार्टी की समाप्ति की अपने देश के अंदर। क्यों हो गया आज झूठ से सामना? कौन सा झूठ? जो इतने सालों से आपके झूठ पेस्ट ने ओरल केयर के बारे में बताया है। तो फिर सच क्या है? ट्रूथ पेस्ट पतंजलि दंत कांति, आयुर्वेद और साइंस ने मिलकर बनाया है इसे। इसकी 16 जड़ी बूटियों से मिले आपके दांतों और मसूड़ों को कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। 50 वर्षों का अनुभव लिए गुरुजी ठंडाई और शरबत की बात ही अलग है। गुरुजी ठंडाई और शरबत रिश्तों में मिठास लाए। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। दक्षिण भारत का तमिलनाडु देश का एक लौता राज्य है जहां पिछले 6 दशकों से कांग्रेस या बीजेपी की सरकार नहीं बनी। यहाँ की राजनीति पर डीएमके और एआईएडीएमके का ही सियासी दबदबा रहा है। इस बार बीजेपी का एआईएडीएमके के साथ गठबंधन है तो कांग्रेस और डीएमके साथ है। इसके अलावा सुपरस्टार विजय की पार्टी टीवीके भी चुनावी मैदान में है, जिससे मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया है। तमिलनाडु का विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 10 मई 2026 को खत्म हो रहा है। राज्य में कुल 234 विधानसभा सीटें हैं। साल 2021 में एमके स्टालिन के नेतृत्व में डीएमके ने 133 सीट पर जीत दर्ज कर सत्ता में लौटी थी। डीएमके के साथ गठबंधन में कांग्रेस भी 18 सीटें जीतने में कामयाब रही। सूबे की सत्ता पर 10 सालों तक काबिज रही एआईएडीएमके महज 66 सीटें जीत पाई थी। एआईएडीएमके के साथ गठबंधन करने के बाद बीजेपी को 4 सीटें मिली थी। साल 2026 के विधानसभा चुनाव में काफी कुछ बदला हुआ है। स्टालिन के लिए अपनी सरकार को बनाए रखने की अग्नि परीक्षा है, तो वहीं एआईएडीएमके भी अपनी वापसी के लिए बेताब है। इस बार तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में सिर्फ एनडीए और इंडिया ब्लॉक में नहीं बल्कि तीसरा फ्रंट भी मैदान में है। तमिल एक्टर थलपति विजय ने अपनी पार्टी तमिलागा वेट्री कजुगम बनाकर डीएमके बनाम एआईएडीएमके की लड़ाई को त्रिकोणीय बना दिया है। सुपरस्टार विजय किसका खेल बनाएंगे और किसका बिगाड़ेंगे ये फिलहाल तय नहीं है, मगर थलपति विजय के चुनावी मैदान में आने से डीएमके और एआईएडीएमके दोनों ही अलर्ट हैं। हो गया, विशेषकर असम हो, बंगाल हो, झारखंड हो, यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज ने मतलब आजादी के बाद से अपने राजनीतिक फायदों के लिए एक समुदाय विशेष के घुसपैठियों को वहां लाकर बसाया ताकि उनका वोट बैंक सुरक्षित रहे। और आज नतीजा ये आ रहा है कि लाखों लोग जो कि घुसपैठ के कारण देश में घुसे हुए हैं, उनको देश से उनसे मताधिकार का अधिकार, मत देने का अधिकार, वोट देने का अधिकार लिया गया है। और अब जो सरकार बनेगी वो भारत के लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार होगी, घुसपैठियों द्वारा चुनी गई सरकार नहीं होगी। और तो और कई लोगों ने 2-2, 3-3 वोटर आईडी बना रखे थे, उस प्रक्रिया को भी साफ करने का, उन लोगों को भी वोटर लिस्ट से हटाने का काम एसआईआर ने किया है। तो एसआईआर ने भारत के लोकतंत्र को सुदृढ़ करने का काम किया है। ऐसा एसआईआर ने ऐसे लोगों को वोटर लिस्ट से हटाया है जो भारत के नागरिक नहीं है, घुसपैठी हैं, या जिनके 2-2 वोटर आईडी बने हुए हैं, या जो बरसों बरस पहले जिनका देहांत हो चुका और उनकी तरफ से कोई और ही वोट दे रहा है। तो एसआईआर की प्रक्रिया ने भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने का काम किया है। इसीलिए मैं पूरी विश्वास से कहता हूं 4 मई को बंगाल से टीएमसी गई। केरल देश का एकमात्र राज्य है जहां अभी भी लेफ्ट की सरकार है।
यहाँ पर लंबे समय से सत्ता बदलने की परंपरा रही है, लेकिन साल 2021 में वाम मोर्चा ने लगातार दूसरी बार सरकार बनाकर इतिहास तोड़ा। इस बार केरल में लेफ्ट के लिए अपने सियासी दुर्गों को बचाए रखने की चुनौती खड़ी हो गई है, तो कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ अपने 10 साल से सियासी वनवास को खत्म करने का दाव में है। कांग्रेस गठबंधन इस बार एंटी इनकम्बेंसी को मुद्दा बनाकर वापसी की जद्दोजहद कर रही है। बीजेपी अब तक केरल में एक भी विधानसभा सीट नहीं जीत पाई है। हालांकि साल 2024 लोकसभा चुनाव में त्रिशूर सीट से दिसंबर 2025 में तिरुवनंतपुरम नगर निगम पर कब्जा जमाकर अपनी ताकत का एहसास कर दिया है, जिसे लेकर यूडीएफ और एलडीएफ दोनों के सामने चुनौती है। केरल विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 23 मई 2026 को समाप्त हो रहा है। केरल में लगातार दूसरी बार सत्ता हासिल करने वाले वाम मोर्चा के सामने भी यूडीएफ चुनौती है। केरल में पिनराई विजयन अगर तीसरी बार सफल होते हैं तो रिकॉर्ड बन जाएगा, लेकिन हार जाते हैं तो लेफ्ट का देश से सफाया हो जाएगा। केरल का चुनाव लेफ्ट की अगुवाई एलडीएफ और कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ गठबंधन के बीच है। साल 2021 के चुनाव में एलडीएफ ने 99 सीटों के साथ सत्ता बरकरार रखी थी। इस बार कांग्रेस की कोशिश सत्ता में वापसी की है। प्रियंका गांधी केरल से सांसद हैं, तो राहुल गांधी के राइट हैंड माने जाने वाले केसी वेणुगोपाल भी केरल से आते हैं। इस लिहाज से कांग्रेस सत्ता में आने के लिए बेताब है, तो बीजेपी का अपना सियासी जुनाधार बनाए रखने में जुटी हुई है। लोकतंत्र में चुनाव एक उत्सव की तरह है और भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र पर चलने वाला दल है। लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपना सब कुछ निछावर करने वाला दल है। हम चुनाव आयोग के निर्णय 15 मार्च से 4 मई के मध्य महाउत्सव का स्वागत करते हैं, चुनाव का स्वागत करते हैं। ये उत्सव करोड़ों भारतीय अपना मत का प्रयोग कर मनाएंगे। निश्चित ही 5 प्रांतों में पांडिचेरी, तमिलनाडु, केरल, बंगाल एवं असम की जनता अपने मत का प्रयोग करके, अपनी शक्ति का प्रयोग करके गरीबों के मसीहा और विश्व के सबसे बड़े नेता, देश के विकास के अग्रदूत श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की भाजपा की सरकारें चुने। असम में बीजेपी 10 साल से सत्ता में है और तीसरी बार फिर से आने के लिए पार्टी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। बीजेपी साल 2016 से असम की सत्ता में पहली बार आई थी और साल 2021 में इतिहास रच दिया था। बीजेपी ने केरल की 126 सीटों वाली विधानसभा में 100 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। यहाँ बांग्लादेशी घुसपैठ, सीमा सुरक्षा और असमिया पहचान बड़े मुद्दे हैं। बीजेपी को रोकने के लिए कांग्रेस ने 8 पार्टियों के साथ गठबंधन किया है। कांग्रेस की कोशिश अपने सियासी वनवास को खत्म करने की है। असम विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 20 मई 2026 को खत्म हो रहा है। ऐसे में साल 2021 के असम विधानसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने 126 में से 75 सीटों पर जीत दर्ज कर सत्ता बरकरार रखी थी। कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 50 सीटों पर जीत दर्ज की थी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा है। बीजेपी उन्हें चेहरा बनाकर चुनाव में उतारेगी। असम में एक तीसरा फ्रंट मुस्लिम सियासत के बदरुद्दीन अजमल का है, लेकिन बीजेपी के सामने 10 साल की सत्ता में रहने को लेकर कुछ नाराजगी है, तो कांग्रेस के सामने नेतृत्व को लेकर टेंशन। बीजेपी जिस तरह से हिंदुत्व का दाव खेल रही है, उस वजह से कांग्रेस के लिए असम की सत्ता में वापसी करना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। हमारे खिलाफ ही करेगी। असम में भी बीजेपी सरकार है। इलेक्शन कमीशन को यह श्योर करना पड़ेगा, जहां जहां भी बीजेपी सरकार नहीं है वहां लोगों को फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने देना चाहिए, उनकी जिम्मेदारी है। शासन को मजबूत करना पड़ेगा, किसी का तरफदारी नहीं होना चाहिए। गरीब से गरीब आदमी, कमजोर से कमजोर आदमी, मजदूर से मजदूर आदमी अपने वोट केंद्र तक पहुंचे, सेफ से अपने घरों में पहुंच जाए और बेखौफ बेडर होकर वोट दें। हमारे आसाम में इसका बहुत डर है कि वोट चोरी होगी, दादागिरी होगी, बीजेपी वाले वोट को लूटने की कोशिश करेंगे। किसी भी दल के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, ये हमारा है। नंबर 2, हमारा टारगेट इस मर्तबा अजमल ने हमने जो स्लोगन दिया है वो दिया है कि अजमल का वरदान
शिक्षा, चिकित्सा और कृषि और सम्मान, ये 2 चीजें। दूसरा ये है कि इस आसाम से इस इलेक्शन में हम लोग बीजेपी को आउट करना चाहते हैं। हमारा 1 नंबर का टारगेट है और जितने नॉन बीजेपी पार्टी हैं सबको मैं आज भी रिक्वेस्ट करूंगा, सब लोग हाथ से हाथ मिला के बीजेपी को भगाने की कोशिश कीजिए। अगर टुकड़े टुकड़े में रहेंगे तो बीजेपी को नहीं बढ़ा पाएंगे और अगला 5 साल भी। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 15 जून 2026 को खत्म हो रहा है। पुडुचेरी देश की सबसे कम सीटों वाली विधानसभा है। 2021 में कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करके AINRC बीजेपी गठबंधन ने सरकार बनाई थी। एन रंगासामी मुख्यमंत्री बने। ये पहली बार था जब बीजेपी सीधे तौर पर पुडुचेरी में सत्ता का हिस्सा बनी थी। इस बार कांग्रेस DMK के साथ गठबंधन कर सत्ता में वापसी की कोशिश कर रही है और सरकार गिरने के मुद्दे को एंटी इनकम्बेंसी में बदलना चाहती है। साल 2021 के पिछले चुनाव में ऑल इंडिया NR कांग्रेस और भाजपा के गठबंधन ने कुल 30 में से 16 सीटें पर दर्ज हासिल की थी। ANRC ने 10 और भाजपा ने 6 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इसके उलट कांग्रेस केवल 2 सीटें ही जीत पाई थी। यहाँ वर्तमान में ANRC संस्थापक एन रंगासामी मुख्यमंत्री है। इस बार मुकाबला NDA बनाम इंडिया ब्लॉक के बीच है। ऐसे में दोनों के सामने बड़ी चुनौती है। बीजेपी सत्ता को बढ़ाने और बचाने की लड़ाई लड़ रही है तो कांग्रेस चुनावी राज्यों में वापसी के लिए बेताब है। मगर ये 4 मई को साफ हो पाएगा कि 5 राज्यों के चुनाव नतीजे किसे जीत दिलाते हैं और किसे हार का सामना करना पड़ सकता है। प्रोग्रामिंग डेस्क, जनता TV।